कहानी की शुरुआत में हम राजू नाम के एक आदमी को देखते हैं। राजू कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे शातिर चोर है। अगर कोई हमारे रास्ते में रुकावट बना तो उसका भेजा उड़ा दिया जाएगा। और आज वो एक बहुत ही बड़े बैंक को लूटने जा रहा है। राजू के साथ उसके 3 जोड़ीदार भी होते हैं। ये चारों एक वैन में बैठकर न्यूयॉर्क के एक बैंक के सामने अपनी गाड़ी रोकते हैं। चोरी को एकदम परफेक्ट तरीके से अंजाम देने के लिए ये लोग सफाई करने वालों का सूट पहनकर बैंक में घुसते हैं ताकि किसी को उन पर रत्ती भर भी शक न हो। बैंक के अंदर मौजूद लोगों के लिए ये एक आम दिन था। उन्हें कानों कान खबर नहीं थी कि इन क्लीनर्स के कपड़ों में खतरनाक लुटेरे छिपे हैं। तभी राजू एक टॉर्च निकालता है और कैमरे की तरफ उसकी लाइट ऑन करता है। इससे वो एक एक करके सारे सिक्योरिटी कैमरों को बंद कर देता है। जैसे ही सारे कैमरे बंद होते हैं, ये लोग झट से अपना मास्क पहनते हैं, अपनी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और बैंक के अंदर स्मोक बम छोड़ देते हैं। पूरे बैंक में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन ये चारों गन की नोक पर सभी लोगों को जमीन पर लिटा देते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। अपने हाथ जमीन पे रखो। अब पूरे बैंक का कंट्रोल इन लोगों के हाथों में था, मगर बैंक में स्मोक होने की वजह से थोड़ा धुआं बैंक के मेन गेट से बाहर निकलने लगता है, जिसे बाहर खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड बैंक के अंदर आने की कोशिश करता है, तभी गेट पर राजू उस पर गन तान देता है और कहता है, अगर कोई पुलिस वाला दरवाजे के पास भी आया तो लोग मरते जाएंगे। ये बोलकर राजू धड़ाम से दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। उनके पास गन है और शायद बंधक भी। ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल जाती है और कुछ ही देर में पुलिस की एक बहुत बड़ी फौज वहां पहुंच जाती है। ये पुलिस वाले बैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर अंदर घुसने की उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि चोरों ने उन्हें सीधी धमकी दी थी कि अगर एक भी पुलिस वाला बैंक के अंदर आया तो वो एक एक करके लोगों की जान लेते जाएंगे। वहीं बैंक के अंदर हम देखते हैं कि राजू और उसके तीनों साथियों ने मिलकर सभी बंधकों को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। वो एक एक करके सबसे उनके मोबाइल फोन छीन लेते हैं, लेकिन इस बैंक का जो मैनेजर होता है उसका फोन इन्हें नहीं मिलता। जब राजू उससे पूछता है कि तेरा मोबाइल कहाँ है, तो वो जवाब देता है कि मैं अपना फोन घर भूल गया हूँ। राजू उसे सख्त वार्निंग देता है, अब बताओ फोन कहाँ पर है? लेकिन मैनेजर अपनी बात पर अड़ा रहता है। मैंने कहा ना, मैं घर पर फोन भूल गया हूँ। पर राजू को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, इसलिए राजू ने लोगों से जितने भी फोन छीने थे उनमें से एक फोन से मैनेजर का नंबर डायल करता है और तभी अचानक दरवाजे के पीछे से एक फोन की रिंग बजने लगती है। इस बात पर राजू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मैनेजर को घसीट कर एक रूम में ले जाता है और वहां उसकी जमकर कुटाई करता है। ये सब देखकर बाहर बैठे बाकी लोग बुरी तरह कांप जाते हैं। सबको ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि अगर किसी ने भी ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो उसका भी वही हाल होगा जो मैनेजर का हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव अमित को देखते हैं। अमित एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक स्मगलर से पकड़े गए $1.5 लाख अचानक गायब हो गए थे और इसका सीधा इल्जाम डिटेक्टिव अमित पर लगा है। तभी उनका सीनियर आकर उन्हें इस बैंक रॉबरी के बारे में बताता है। ये सुनकर अमित को लगता है कि ये अपना रुतबा वापस पाने और प्रमोशन लेने का एक सॉलिड मौका है। उसे लगता है कि अगर उसने ये केस सॉल्व कर दिया तो शायद उस पर से वो $1.5 लाख चोरी का दाग भी धुल जाएगा। इसलिए वो तुरंत एक्शन में आता है और बैंक के बाहर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ये डकैती की खबर बैंक के मालिक तक भी पहुंच जाती है, जिसका नाम आर्थर है। आर्थर एक बहुत ही रईस और पावरफुल आदमी है। हैरानी की बात यह थी कि जब आर्थर को पता चला कि उसके बैंक में डकैती हुई है तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसे पैसों के लुटने की कोई परवाह ही नहीं थी। उसने बड़े ही चिल अंदाज में अपने असिस्टेंट से पूछा कि डकैती किस ब्रांच में हुई है। जब असिस्टेंट ने बताया कि डकैती वॉल स्ट्रीट ब्रांच में हुई है तो भाई साहब आर्थर के तो जैसे तोते ही उड़ गए। उसके चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ गया। इससे हमें ये हिंट मिलता है कि उस ब्रांच में पक्का कुछ ऐसा छुपा है जो आर्थर के लिए पैसों से भी ज्यादा कीमती है। इसके तुरंत बाद बैंक का मालिक आर्थर एक लेडी से मिलने पहुंचता है। इस लेडी का नाम मैडलिन है। मैडलिन कोई आम औरत नहीं बल्कि बहुत ही शातिर दिमाग वाली बंदी है। वो लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसाकर अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानती है और इस काम के लिए वो मोटी रकम चार्ज करती है। आर्थर मैडलिन से कहता है कि तुम्हें मुंह मांगी रकम मिलेगी, बस मेरा एक काम करना होगा। वो बताता है कि जिस बैंक में चोर घुसे हैं उसके वॉल्ट में मेरा एक प्राइवेट सेफ डिपॉजिट बॉक्स है, बॉक्स नंबर 392। उस बॉक्स में मेरा बहुत ही कीमती सामान रखा गया है जिसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उस बॉक्स का सामान किसी दूसरे इंसान के हाथ लगे। आर्थर मैडलिन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत चालाक हो और तुमने कई रईस लोगों के टेढ़े काम आसानी से सीधे किए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उस बैंक में जाओ और मेरे बॉक्स नंबर 392 में जो भी रखा है उसे चुपचाप मेरे पास ले आओ, बिना किसी की नजरों में आए। मैडलिन डील फाइनल करने से पहले पूछती है कि उस बॉक्स का सामान तुम तक पहुँचाने के बाद मेरे लिए तो कोई खतरा नहीं खड़ा हो जाएगा। आर्थर जवाब देता है, नहीं,
उस बॉक्स में जो कुछ भी है वो तुम्हारे पैदा होने से भी बहुत पुराना है। उससे मेरे सिवा किसी और को कोई खतरा नहीं है। आर्थर मानता है कि अगर वो चीजें दुनिया के सामने आ गईं, तो उसे लोगों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर मैडलिन तुरंत समझ जाती है कि आर्थर ने पुराने टाइम में जरूर कुछ लोगों के साथ बहुत गलत किया है। दूसरी तरफ हम बैंक के अंदर का नजारा देखते हैं, जहाँ ये चारों लुटेरे अपनी फुल प्लानिंग के मुताबिक काम पर लगे हैं। इन लुटेरों में एक लड़की भी शामिल है। ये लोग एक दूसरे को स्टीव, स्टीवी और स्टीवो के नाम से बुलाते हैं ताकि किसी को उनका असली नाम पता न चले। अब ये लुटेरे आदमियों को अलग और औरतों को अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं। इसके बाद राजू सभी को अपने कपड़े उतारने का ऑर्डर देता है और सबको एक जैसी यूनिफॉर्म पकड़ाकर कहता है कि इन्हें जल्दी से पहन लो। फिर ये चारों लुटेरे भी बिल्कुल वैसी ही यूनिफॉर्म और मास्क पहन लेते हैं। अब बैंक के अंदर हर एक इंसान के कपड़े बिल्कुल एक जैसे थे। राजू ने ये तगड़ा दिमाग इसलिए लगाया ताकि अगर पुलिस अंदर आ भी जाए तो वो कंफ्यूज हो जाए कि कौन चोर है और कौन आम पब्लिक। इसके बाद राजू अपने साथियों के साथ एक स्टोर रूम में जाता है। उस स्टोर रूम को देखकर राजू कहता है कि ये जगह एकदम परफेक्ट है। इससे हमें पता चलता है कि शायद वो लोग पहले से ही ऐसी किसी जगह की तलाश में थे। बस फिर क्या था, ये लोग वहीं पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। वहीं बाहर डिटेक्टिव अमित चोरों को पकड़ने के काम पर लगा है। वो कंट्रोल रूम में बैठकर बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश करता है, लेकिन चोरों ने तो सारे कैमरे पहले ही बंद कर दिए थे। अब अमित को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि अंदर आखिर खिचड़ी क्या पक रही है। तभी अचानक लुटेरे बैंक के अंदर से एक आदमी को बाहर छोड़ देते हैं। ये आदमी उसी बैंक का कर्मचारी होता है। उसके हाथ बंधे थे, आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसके गले में एक सूटकेस लटक रहा था। जब पुलिस वालों ने उसकी आंखों से पट्टी हटाई तो उसकी लंबी दाढ़ी देखकर पुलिस वाले एक पल के लिए डर गए। उन्होंने उससे पूछा कि इस सूटकेस में कोई बम तो नहीं है। वो आदमी जवाब देता है, नहीं। फिर पुलिस वाले उसके गले से सूटकेस उतारते हैं और उसे खोलते हैं। सूटकेस खोलते ही पुलिस को पता चलता है कि उसमें एक मैसेज लिखा है। मैसेज में साफ साफ लिखा था कि रात के 9 बजे तक हमें 2 बसें और एक जेट प्लेन चाहिए जिसका टैंक फुल हो और उसमें पायलट भी मौजूद हो। अगर तुमने हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो रात 9 बजे के बाद हर एक घंटे में हम एक आदमी को कैमरे के सामने मार देंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बैंक के अंदर बेसमेंट में देखते हैं। वहाँ जितने भी बंधक थे उन्हें एक कमरे में बंद किया हुआ था। उन्हीं में से एक लड़का अपना मास्क उतार फेंकता है। वो कहता है कि इस मास्क में मेरा दम घुट रहा है। ऐसे घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि मैं गोली खाकर मर जाऊं। इन्होंने हमें एक जैसे कपड़े इसलिए पहनाए हैं ताकि अगर पुलिस अंदर घुसे तो वो इनकी जगह हमें मार दे। ये बोलकर वो लड़का जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देता है। बाकी सब उसे शांत रहने को कहते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। उसका शोर सुनकर राजू वहाँ आ जाता है। वो उस लड़के को खींचता हुआ दूसरे कमरे में ले जाता है और वहाँ उसकी जमकर धुनाई करता है। इधर बाहर कंट्रोल रूम में डिटेक्टिव अमित बहुत ज्यादा परेशान बैठा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन लुटेरों को कैसे पकड़ा जाए। तभी राजू पुलिस को एक और मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है कि अंदर जितने भी लोग हैं वो सब भूखे हैं, उनके लिए खाना भेजो। ये डिमांड पढ़कर अमित खुश हो जाता है। उसके शातिर दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना खाने के साथ एक जासूसी माइक छुपाकर अंदर भेज दी जाए। इससे हम उनकी सारी बातें सुन पाएंगे। अमित डिसाइड करता है कि वो अंदर पिज्जा भेजेगा और पिज्जा के डिब्बों में माइक फिट कर देगा। उसने पिज्जा ही इसलिए चुना क्योंकि पिज्जा खाने के लिए सबको एक जगह इकट्ठा होना ही पड़ेगा और तब पुलिस उनकी सारी प्लानिंग आराम से सुन सकेगी। इसके बाद पुलिस पिज्जा अंदर भिजवा देती है। पिज्जा अंदर जाने के बाद अमित और उसके साथी हेडफोन लगाकर कंट्रोल रूम में बैठ जाते हैं और चोरों की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बेताब रहते हैं। कुछ ही देर में उन्हें आवाजें आनी शुरू भी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ तो एक अलग ही सीन हो जाता है। पुलिस वालों को उनकी एक भी बात पल्ले नहीं पड़ती क्योंकि लुटेरे किसी अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे। पुलिस वालों को पता ही नहीं होता कि ये कौन सी भाषा है। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो अमित फैसला करता है कि वो इस भाषा को पहचानने के लिए बाहर खड़ी पब्लिक की मदद लेगा। वो उस रिकॉर्डिंग को स्पीकर पर ऑन करवा देता है। तभी भीड़ में से एक औरत कहती है कि मैं इस लैंग्वेज को पहचानती हूँ। उसे तुरंत कंट्रोल रूम में लाया जाता है। वो औरत पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये आदमी कौन है और क्या बोल रहा है। ये सुनकर अमित खुश हो जाता है और पूछता है कि जल्दी बताओ कौन है ये आदमी। वो औरत बताती है कि ये अल्बानिया का एक्स प्रेसिडेंट है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये तो उनकी एक पुरानी रिकॉर्डेड स्पीच है। मतलब साफ था अंदर जो लुटेरे बैठे थे उन्हें पहले से पता था कि पिज्जा के डिब्बों में जासूसी माइक लगे हैं, इसलिए उन्होंने माइक के आगे एक पुराना टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया और पुलिस को बेवकूफ बना दिया। दूसरी तरफ मैडलिन सीधा न्यूयॉर्क के मेयर के पास पहुंचती है। मैडलिन सच में बहुत चालाक लेडी थी। उसने मेयर को भी अपने चंगुल में फंसा रखा था। उसके पास मेयर का कोई ऐसा राज था जिसके दम पर वो उसे कंट्रोल कर रही थी। इसलिए मैडलिन मेयर
मेयर को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर डिटेक्टिव अमित के पास लाती है। मेयर अमित से कहता है कि मैडलिन बहुत ही काबिल लेडी है। अगर तुम इसकी बात एक बार उन लुटेरों के लीडर से करवा दो तो ये तुम्हारा काम आसान कर सकती है। लेकिन अमित किसी की भी मदद लेने के मूड में नहीं था। तब मैडलिन उसे लालच देते हुए कहती है कि तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है। अमित कहता है कि अगर मुझ में काबिलियत होगी तो प्रमोशन अपने आप मिल जाएगा। तब मैडलिन सीधा उसकी दुखती रग पर हाथ रखती है और कहती है कि लेकिन उस केस का क्या जहां तुम पर $1.5 लाख गायब करने का इल्जाम लगा है। वो अमित को ऑफर देती है कि अगर तुम मेरी बात उन लुटेरों से करवा दो तो मैं तुम पर लगा वो $1.5 लाख का केस हमेशा के लिए खत्म करवा दूंगी। ये सुनकर अमित पिघल जाता है और मैडलिन की बात लुटेरों से करवाने के लिए राजी हो जाता है। अब अमित बैंक वाले नंबर पर कॉल मिलाता है और राजू फोन अटेंड कर लेता है। अमित फोन मैडलिन को पकड़ा देता है। मैडलिन राजू से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? राजू कहता है पैसों के लिए। तब मैडलिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दिलवा सकती हूँ जितना तुम इस पूरे बैंक से भी चोरी नहीं कर पाओगे। देखो, मैं ना तो पुलिस वाली हूँ और ना ही मुझे तुम्हारा काम बिगाड़ने में कोई शौक है। बस मुझे बैंक के अंदर सेफ डिपॉजिट बॉक्स में रखा गया अपना कुछ सामान लेना है। राजू उसकी बात मान लेता है और उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। थोड़ी देर बाद राजू और मैडलिन आमने सामने होते हैं। मैडलिन राजू से कहती है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम यहाँ से किसी भी कीमत पर भाग नहीं सकते। तुम सरेंडर कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें बहुत कम सजा मिलेगी और जब तुम छूट कर आओगे तो तुम्हें $20 लाख दिए जाएंगे। लेकिन बदले में अभी मुझे बैंक के अंदर एक लॉकर से अपना सामान निकालने दो। राजू पूछता है कौन सा लॉकर? कहीं तुम लॉकर नंबर 392 की बात तो नहीं कर रही? ये सुनकर मैडलिन बुरी तरह घबरा जाती है। राजू उससे कहता है कि तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मैडलिन कहती है कि वो ये बात नहीं बता सकती। तब राजू कहता है मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक अमेरिकन स्विट्जरलैंड के एक बैंक में काम करता था। उस आदमी के नाजी सोल्जर्स के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। उस आदमी ने अपनी ही कंट्री के साथ गद्दारी की और मासूमों का खून बहाकर बहुत सारा पैसा कमाया और उन्हीं पैसों से आज वो एक बहुत ही आलीशान जिंदगी जी रहा है। लेकिन अब मेरे पास उस आदमी के खिलाफ पक्के सबूत हैं। राजू कुछ पेपर्स निकाल कर कहता है कि ये सबूत मुझे उसी लॉकर से मिले हैं जिसे तुम हासिल करना चाहती हो। लेकिन ये पेपर्स मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद अगर मैं पकड़ा गया तो जिस आदमी ने तुम्हें यहाँ भेजा है उसे मुझे किसी भी हाल में जेल से छुड़ाना होगा, नहीं तो मैं उसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला दूंगा। अब मैडलिन समझ जाती है कि राजू बहुत ज्यादा चालाक है और वो किसी भी हाल में उसे वो पेपर्स नहीं देगा, इसलिए मैडलिन बाहर आ जाती है। बाहर आते ही अमित उससे पूछता है कि अंदर क्या बात हुई, लेकिन मैडलिन उसे कुछ भी नहीं बताती। बैंक के अंदर दिखाया जाता है कि सभी लोगों को अलग अलग कमरों में बंद किया गया है। तभी लुटेरों के ग्रुप की लड़की स्टीवी वहां आती है। वो एक कमरे में घुसती है और वहां से 4 लोगों को उठाकर एक अलग केबिन में बंद कर देती है। बाहर आने के बाद स्टीवी खुद जोर जोर से चिल्लाकर रोने धोने का ड्रामा करने लगती है। उसका जो साथी होता है वो स्टीवी को भी घसीटकर उन्हीं 4 लोगों के साथ उस केबिन में बंद कर देता है। दरअसल ये लोग जानबूझकर खुद को बंधकों के बीच मिक्स कर रहे थे ताकि वहां मौजूद बंधकों को भी ये पता ना चले कि असली चोर कौन है और बंधक कौन। राजू ने ये सब कुछ पहले से ही एकदम परफेक्टली प्लान किया होता है। अब ये लोग जो गड्ढा खोद रहे थे वो काम भी पूरा हो जाता है। उधर बाहर डिटेक्टिव अमित परेशान बैठा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अगला कदम क्या लिया जाए। लुटेरों ने उन्हें जो 9 बजे तक का टाइम दिया था वो भी पूरा हो चुका होता है। तभी अमित को राजू का कॉल आता है। राजू उसे इधर उधर की बातों में उलझाता है और पहेलियां पूछता है। अमित तुरंत समझ जाता है कि ये हमें सिर्फ बातों में उलझा रहा है। अमित अपने साथी पुलिस वालों से कहता है कि पहले उन्होंने हमें टाइम दिया, हमने उनका काम पूरा नहीं किया, उसके बाद उन्होंने हमें और टाइम दे दिया। इसका सीधा मतलब है कि ये हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी एक्शन लेना होगा। इसके बाद अमित बैंक के नंबर पर राजू को कॉल करता है। वो राजू से झूठ बोलता है कि तुमने जो मांगा था उसका हमने पूरा इंतजाम कर दिया है, लेकिन डील से पहले मैं अंदर आऊंगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुमने किसी को मारा तो नहीं है। राजू मान जाता है और उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। जब अमित बैंक के अंदर जाता है तो वो राजू का मास्टर प्लान देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि सभी लोगों ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े और मास्क पहने हुए हैं, जिससे ये पहचानना नामुमकिन था कि चोर कौन है और बंधक कौन। जब राजू उसे आखिरी कमरे में लेकर जाता है तो वहाँ 3 लोग बैठे होते हैं। उन तीनों के चेहरों पर मास्क नहीं होते और वे बहुत डरे हुए लग रहे होते हैं। राजू कहता है कि ये वो ढीठ लोग हैं जो बात बिल्कुल भी नहीं मानते। अमित जब देखता है कि सभी लोग सेफ हैं, तब राजू खुद अमित को बाहर दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में इन दोनों के बीच बातचीत होती है। अमित मजे लेते हुए राजू से कहता है कि तुम मेरे साथ ही बाहर क्यों नहीं चले जाते। राजू टशन में कहता है कि अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है दोस्त, और जब मेरा काम खत्म होगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इसी मेन गेट से बाहर निकलूंगा। फिर राजू अमित से पूछता है कि अगर तुम्हारी कोई और ख्वाहिश हो तो बता सकते हो। अमित मजाक में कहता है कि यार मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लूं, लेकिन मेरे पास पैसे
जैसे नहीं है। अब इन दोनों की बातचीत चल ही रही होती है कि अचानक अमित मौके का फायदा उठाता है और राजू को जोर से लात मार देता है। राजू सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अमित जैसे ही राजू का मास्क हटाने वाला होता है तभी वहां पर राजू का एक साथी आ जाता है और अमित की कनपट्टी पर गन तान देता है, लेकिन वो अमित का कुछ नहीं बिगाड़ते और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। बाहर आने के बाद अमित को अच्छे से समझ आ जाता है कि इनका प्लान बहुत ही तगड़ा है। राजू बहुत ही शातिर इंसान है, उसने बहुत भयंकर प्लानिंग की है और ये लोग हमारे साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। उन्हें पहले से पता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि राजू ने बातों बातों में अमित से कहा था कि उसे पता है कि कानून के हिसाब से जब तक वो किसी बंधक को मारते नहीं है तब तक पुलिस अंदर घुसकर उन पर हमला नहीं कर सकती। अब अमित ने राजू को जो लात मारी थी उससे राजू फुल गुस्से में आ जाता है। वो एक आदमी को घसीट कर छत पर ले जाता है और कैमरे के सामने उसे गोली मार देता है। इस बात से बाहर का पूरा माहौल बदल जाता है। अमित कहता है कि अब जाकर इन लुटेरों ने गलती कर दी है। इसके बाद अमित तुरंत पुलिस की एक स्पेशल टीम को अंदर भेजने का फैसला करता है और पुलिस पूरी तैयारी के साथ बैंक के अंदर घुसने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी अमित के दिमाग की बत्ती जलती है। वो सोचता है कि राजू इतना चालाक लीडर है, वो ऐसी बेवकूफी भरी गलती कैसे कर सकता है। क्या पता उस आदमी को शूट करने के पीछे भी कोई तगड़ी प्लानिंग हो और उसे हमारी हर एक चाल का पहले से पता हो। ये सब सोचते ही उसे याद आता है कि जिस दाढ़ी वाले लड़के को उन्होंने सबसे पहले गले में सूटकेस पहनाकर बाहर भेजा था, पक्का उस बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ झोल है। जब अमित उस बॉक्स को खोलकर चेक करता है तो उसमें से एक जासूसी माइक निकलता है। मतलब ये कि उस माइक के जरिए लुटेरे पुलिस की सारी बातें लाइव सुन रहे थे और उन्हें ये भी पता चल चुका था कि पुलिस किस रास्ते से उन पर हमला करने वाली है। ये बात समझते ही अमित के होश उड़ जाते हैं। अमित जल्दी से वॉकी टॉकी पर उस पुलिस टीम के हेड से बात करता है जो अभी बैंक के अंदर घुसने वाली थी। अमित उसे सारी बात समझाता है कि लुटेरों को हमारी पूरी प्लानिंग के बारे में पता चल गया है। हो सकता है उन्होंने रास्ते में तुम्हारे लिए बम फिट करके रखे हों, तुम लोग तुरंत पीछे हट जाओ। लेकिन वो ऑफिसर ईगो में आ जाता है और वापस लौटने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा। मतलब अब वो पुलिस टीम सीधा अंदर घुसने वाली थी और उधर अंदर राजू और उसके तीनों साथियों को पता था कि उनके ऊपर पुलिस का धावा होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस अंदर घुसती, राजू एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो जल्दी से पूरे बैंक के अंदर स्मोक बम फोड़ देता है। पूरा बैंक धुएं से भर जाता है। राजू सारे बंधकों को भागने के लिए कहता है और एक एक करके सारे बंधक धुएं के बीच से दौड़ते हुए बैंक के मेन गेट से बाहर निकलने लगते हैं। अब चूंकि सबने बिल्कुल एक जैसे कपड़े और मास्क पहने हुए थे, इसलिए बाहर खड़ी पुलिस बुरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इनमें लुटेरा कौन है और बंधक कौन। पुलिस गोली किस पर चलाए, इसलिए पुलिस बाहर निकलने वाले सभी लोगों को घेर लेती है और एक एक करके सबको जमीन पर लिटाकर हथकड़ियां पहना देती है। इसी बीच पुलिस की एक स्पेशल टीम बैंक के अंदर घुस जाती है। वो बैंक का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन अंदर उन्हें लुटेरों का नामो निशान तक नहीं मिलता। असल में हुआ ये था कि सारे लुटेरे उन्हीं बंधकों की भीड़ में मिक्स होकर आराम से बाहर निकल आए थे। लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाली बात ये थी कि राजू के तीनों साथी तो बंधकों के साथ बाहर आ गए, लेकिन राजू उन सब में कहीं नहीं था। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि राजू आखिर गया तो गया कहां। वो इंसान किसी भूत की तरह हवा में गायब हो गया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सिरदर्द ये था कि बाहर जितने भी लोगों को उन्होंने पकड़ा है उनमें असली चोरों को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि सब के सब एकदम डिट्टो सेम दिख रहे थे। पुलिस उन सबको बसों में भर भर कर पूछताछ के लिए ले जाती है। उधर जब पुलिस वाले बैंक की तिजोरी के पास पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखते हैं कि लुटेरे तिजोरी से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चुरा कर ले गए। बैंक का सारा पैसा वैसे का वैसा ही पड़ा था। और तो और जो बंदूकें वो छोड़ गए थे वो सब की सब प्लास्टिक की नकली बंदूकें थीं, जिनसे किसी की जान नहीं ली जा सकती। तभी पुलिस को वहां वो कपड़ा भी मिलता है जिस पर नकली खून लगा हुआ था। मतलब जिस आदमी को छत पर गोली मारी गई थी वो पूरा का पूरा एक नाटक था। किसी को कोई गोली लगी ही नहीं थी। पुलिस ने पूरे बैंक का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। यहाँ तक कि वो गड्ढा भी नहीं मिला जो लुटेरे शुरू से खोद रहे थे। डिटेक्टिव अमित का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा मजाक है। चोर बैंक में घुसे, उन्होंने सबको बंदी बनाया, पुलिस की नाक में दम किया, 1 रुपया तक नहीं चुराया और फिर भूत की तरह गायब हो गए। पुलिस को बस इतना पता था कि जिन लोगों को उन्होंने बाहर पकड़ा है उन्हीं में वो 3 लुटेरे भी छुपे हैं। लेकिन अमित को पूरा यकीन था कि इस पूरे प्लान का जो मास्टरमाइंड राजू है वो इन लोगों में शामिल नहीं है, क्योंकि अमित ने राजू की हाइट, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आवाज बहुत अच्छे से नोटिस कर ली थी। और अगर वो वहां होता तो अमित उसे दूर से ही पहचान लेता। राजू ने ये पूरी डकैती इतने भयंकर और परफेक्ट तरीके से प्लान की थी कि पुलिस सब कुछ जानते हुए भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। आपको कहानी का वो सीन याद है जब बंधकों के बीच बैठा एक लड़का अपना मास्क उतार देता है और फिर राजू उसे घसीटकर दूसरे कमरे में ले जाकर बहुत मारता है। असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो लड़का कोई बंधक नहीं बल्कि उन 4 लुटेरों में से ही एक था। उसने जानबूझकर लोगों के सामने अपना मास्क उतारा था ताकि लोग उसे असली बंधक ही
समझे। और अब जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो उन्हें इस लड़के पर डाउट होता है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। उल्टा एक लड़की गवाही दे देती है कि हाँ सर, ये लड़का हमारे साथ ही था और इसी की वजह से हम सब खतरे में पड़ गए थे क्योंकि इसने मास्क हटा दिया था और फिर लुटेरों ने इसे बहुत पीटा था। ये गवाही सुनकर पुलिस को मजबूरन उस लड़के को छोड़ना पड़ता है। अब याद करो लुटेरों के ग्रुप की उस लड़की स्टीवी को। जब स्टीवी ने 4 लोगों को एक कमरे में बंद किया और फिर बाहर आकर खूब रोने चिल्लाने का ड्रामा किया था, तब राजू ने स्टीवी को भी घसीट कर उन्हीं बंधकों के साथ बिठा दिया था। अब पुलिस के सामने वो चारों बंधक गवाही दे देते हैं कि ये लड़की भी हमारे साथ ही बंदी बनी हुई थी। इसके अलावा स्टीवी इतने गजब के कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस के सवालों का जवाब देती है कि पुलिस का सारा शक उस पर से हट जाता है। और उनका जो तीसरा साथी था उसे तो खुद डिटेक्टिव अमित ने अपनी आंखों से बंधकों के बीच बैठे देखा था। याद है जब अमित बैंक के अंदर गया था तो राजू उसे आखिरी कमरे में ले गया था जहां 3 लोग बिना मास्क के डरे हुए बैठे थे। वो तीनों कोई और नहीं बल्कि राजू के तीनों साथी ही थे। राजू ने जानबूझकर उन्हें बिना मास्क के दिखाया था ताकि अमित के दिमाग में उनकी शक्ल एक लाचार बंधक की तरह छप जाए। अब क्योंकि अमित ने खुद उस तीसरे आदमी को बंधक की हालत में देखा था, इसलिए वो भी बिना शक के छूट जाता है। कुछ देर बाद अमित का सीनियर ऑफिसर वहां आता है। अमित उससे कहता है कि सर, ये सब कुछ एक बहुत ही खतरनाक और परफेक्ट प्लानिंग का हिस्सा था। लुटेरों ने शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ एकदम बारीकी से प्लान किया था, इसलिए हम उनका बाल भी बांका नहीं कर सके। कैप्टन कहता है कि देख अमित, अब हमें ये फाइल क्लोज करनी पड़ेगी क्योंकि ना तो यहाँ किसी का खून हुआ है, ना ही बैंक का एक पैसा चोरी हुआ है और ना ही किसी ने कोई पुलिस कंप्लेंट लिखवाई है। तो इस फालतू केस में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अमित इतनी आसानी से हार मानने वाला बंदा नहीं था। वो अब भी इस केस की तह तक जाने में लगा रहता है। जब वो बैंक के रिकॉर्ड्स चेक करता है तो उसके हाथ एक बहुत बड़ी लीड लगती है। उसे पता चलता है कि बैंक में सारे लॉकर्स का हिसाब है, लेकिन लॉकर नंबर 392 का कोई नामो निशान या रिकॉर्ड ही नहीं है। इससे अमित का माथा ठनकता है कि जरूर उस लॉकर में कुछ बहुत ही बेशकीमती सामान छुपा था जिसे लुटेरे उड़ा ले गए। और यही कारण था कि लुटेरों ने करोड़ों रुपयों को हाथ तक नहीं लगाया, बस उस एक लॉकर को साफ कर दिया। दूसरी तरफ हम बैंक के मालिक आर्थर को देखते हैं जिसके पास मैडलिन पहुंचती है। मैडलिन आर्थर से कहती है कि तुम्हें जो पेपर्स चाहिए थे वो लुटेरे अपने साथ ले गए हैं और वो उन्हें इसलिए ले गए हैं ताकि अगर फ्यूचर में वो लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाएं तो वो उन पेपर्स के दम पर तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे ताकि तुम अपनी पावर यूज करके उन्हें जेल से बाहर निकाल सको। मैडलिन आगे कहती है कि लेकिन आर्थर, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि उस लॉकर में सिर्फ उन पेपर्स के अलावा भी कुछ बहुत कीमती था, वरना कोई भी चोर इतने थोड़े से पेपर्स के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। मैं जानती हूँ तुमने वहाँ ढेर सारे हीरे छुपा रखे थे। असल में उस लॉकर नंबर 392 में करोड़ों के बेशकीमती हीरे रखे हुए थे, इसलिए लुटेरे सिर्फ वो हीरे लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए और कैश को हाथ भी नहीं लगाया। आर्थर कबूल करता है कि हाँ, उन हीरों के साथ वहाँ पर एक बहुत ही कीमती अंगूठी भी थी। वो अंगूठी पेरिस के एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी की थी और वो बैंकर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर हिटलर की आर्मी ने उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। मैं चाहता तो अपनी पावर से उन्हें बचा सकता था, लेकिन नाजी सोल्जर्स ने मुझे उसके बदले ढेर सारा पैसा ऑफर किया और मैंने पैसों के लालच में अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया। आखिर में आर्थर मैडलिन को एक बहुत बड़ा चेक थमाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जो भी बताया है वो गलती से भी बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैडलिन वो चेक लेती है और वहाँ से निकल जाती है। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है और अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि मास्टरमाइंड राजू कहीं और नहीं बल्कि अभी भी उसी बैंक के अंदर मौजूद है। आपको वो सीन याद होगा जब राजू एक स्टोर रूम में जाता है और कहता है कि ये जगह एकदम परफेक्ट है। ये वही स्टोर रूम था। असल में राजू और उसके साथियों ने उस स्टोर रूम के पीछे वाली अलमारियों को खिसकाकर एक सीक्रेट जगह बना ली थी और बाहर से उसे बिल्कुल पहले जैसा सेट कर दिया था। पिछले एक हफ्ते से राजू मजे से उसी सीक्रेट जगह के अंदर छुपा बैठा था और उन्होंने जो गड्ढा खोदा था वो इसलिए था ताकि राजू को वॉशरूम जाने के लिए भी उस सीक्रेट जगह से बाहर ना आना पड़े। क्या दिमाग लगाया है बॉस। एक हफ्ता आराम से बिताने के बाद मामला शांत होते ही राजू उस लॉकर से चुराए गए सारे हीरे एक बैग में डालता है और बड़े टशन में बैंक से बाहर निकलने लगता है। और इत्तेफाक देखिए, जिस वक्त राजू बाहर निकल रहा होता है ठीक उसी वक्त डिटेक्टिव अमित बैंक के अंदर घुस रहा होता है। राजू को पहले से पता था कि अमित आ रहा है क्योंकि राजू के जो साथी बाहर थे उन्होंने उसे इन्फॉर्म कर दिया था। जब राजू अमित के पास से गुजरता है तो वो जानबूझकर अमित के कंधे से टकराता है। अमित उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाता और जैसा कि राजू ने अमित से वादा किया था कि मैं तुम्हारे सामने से होते हुए इसी मेन गेट से बाहर निकलूंगा, वो अपना वादा पूरा करता है और बिल्कुल सीना तान के उसी गेट से निकल जाता है। इस तरह ये लोग दुनिया की सबसे परफेक्ट बैंक रॉबरी को अंजाम देते हैं जहाँ ना किसी का मर्डर हुआ, ना कोई पकड़ा गया और
ये लोग करोड़पति भी बन गए, क्योंकि उन्होंने जो हीरे चुराए थे उनका तो कोई सरकारी रिकॉर्ड ही नहीं था। दूसरी तरफ अमित सीधा बैंक के वॉल्ट में जाता है और उस सेफ डिपॉजिट बॉक्स यानी लॉकर नंबर 392 को खुलवाता है, जो आर्थर का था। लॉकर खुलते ही अमित देखता है कि अंदर सिर्फ एक च्युइंगम और एक बहुत ही कीमती अंगूठी रखी है। अमित तुरंत समझ जाता है कि लुटेरे मुझसे पहले ही इस लॉकर की सफाई कर चुके हैं। ये वही अंगूठी थी जिसके बारे में आर्थर ने मैडलिन को बताया था। इसके साथ ही लुटेरों ने उस लॉकर में अमित के लिए एक मैसेज भी छोड़ा था, जिस पर लिखा था फॉलो द रिंग, जिसका मतलब था कि इस अंगूठी के पीछे का सच पता लगाओ। अमित समझ जाता है कि उस शातिर चोर राजू ने ये अंगूठी जानबूझकर मेरे लिए छोड़ी है, ताकि मैं इस अंगूठी के असली मालिक का सच दुनिया के सामने ला सकूं। इसके बाद अमित सीधा बैंक के मालिक आर्थर के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे बैंक से आखिर क्या चोरी हुआ है। आर्थर झूठ बोलते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं। तब अमित अपनी जेब से वो अंगूठी निकालता है और आर्थर के सामने रखकर कहता है कि टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द तुम्हारा ये काला सच पूरी दुनिया के सामने ला दूंगा। इसके बाद अमित वहां से निकलकर सीधा मैडलिन के पास जाता है, जहां मेयर भी बैठा होता है। मैडलिन अमित को बधाई देते हुए कहती है कि मुबारक हो अमित, तुम पर लगा वो $1.5 लाख की चोरी का इल्जाम हट गया है। ये सुनकर अमित बहुत खुश होता है, पर अमित को अच्छे से पता था कि ये दोनों यानी मैडलिन और मेयर भी आर्थर की तरह ही नंबर 1 के धोखेबाज हैं। इसलिए अमित इन दोनों के हाथ में यूएस वॉर क्राइम डिपार्टमेंट का नंबर थमा देता है और कहता है कि तुम दोनों को आर्थर के खिलाफ केस फाइल करना होगा कि उसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मासूम लोगों का खून बहाकर ये सारी दौलत कमाई है। और अगर तुम दोनों ने ये सच्चाई दुनिया को नहीं बताई तो मैं तुम दोनों का भी पर्दाफाश कर दूंगा कि तुम लोग भी इस बैंक रॉबरी केस में आर्थर के साथ मिले हुए थे। इसके बाद अमित अपने घर लौट आता है। घर पर उसकी गर्लफ्रेंड उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। जब अमित थका हारा अपना कोट उतारता है और उसकी जेब में हाथ डालता है तो अचानक उसे जेब में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही कीमती हीरा मिलता है। शुरू में तो अमित को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता कि ये हीरा मेरी जेब में कहां से आया। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि जब वो बैंक के अंदर जा रहा था तब गेट पर एक आदमी उससे जानबूझकर टकराया था। उसी आदमी ने बड़ी सफाई से ये हीरा अमित की जेब में डाल दिया था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उस बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड राजू ही था। असल में राजू ने अमित की जेब में वो हीरा 2 वजहों से डाला था। पहली वजह अपना वो वादा पूरा करने के लिए कि मैं तुम्हारे सामने से गेट से बाहर निकलूंगा, और दूसरी वजह जब बैंक के अंदर अमित राजू से मिला था तो अमित ने दिल की बात कहते हुए बताया था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। राजू ने उसी बात का मान रखते हुए अमित को ये हीरा शादी के गिफ्ट के तौर पर दिया था। अब यहाँ अमित इस हीरे को देखकर एक हल्की सी स्माइल देता है और भाई लोग इसी शानदार ट्विस्ट के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको जेडन एक्सप्लेन की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली धांसू वीडियो में।